बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आउट नहीं है, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले जब मेरे पास आई है तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को भेजा था कि भाई कौन कौन से प्रश्न आएंगे, है ना। अब अध्याय 12 क्या नाम है, एक को बोर्ड को अच्छे से साफ करा करो। देखो इसमें अध्याय इसकी निकालने की जरूरत नहीं, मैं पूरा लिखा दूंगा। अध्याय 12, ठीक है ना। फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की क्या करो, पूर्ति करो। एक ही को समझेंगे पहले, जैसे 2 दिन लगते हैं हमने। फर्स्ट नंबर 1, निर्दोष प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा। निर्दोष प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगी, कितनी होगी। दूसरा जल्दी जल्दी लिखते जाए। निश्चित ताप पर, देखो क्या लिखा, निश्चित ताप पर दाब फिर आयतन वक्र को कहते हैं। सेकंड विभाग थर्ड देखिए, इसका थर्ड क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मान। विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रा है। फोर्थ है मेयर का संबंध। मेयर का संबंध खाली स्थान देखें। पहले का आंसर क्या आएगा, पहले में क्या लिखोगे, नियत रहती है। क्या रहती है ना। कल कहा था मैंने, दोष प्रक्रम जिसमें न तो बाहर की ऊष्मा अंदर आए, ना ऊष्मा अंदर की ऊष्मा, मतलब कांस्टेंट रहती है ऊर्जा, उसकी ऊष्मा में कोई परिवर्तन। दूसरा है दोष प्रसार। नियत ताप और आयतन को पीवी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उस विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान जूल प्रति किलोग्राम गुणित केल्विन। वेरी गुड। जूल प्रति किलोग्राम गुणित जूल प्रति किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम गुणित केल्विन। किलोग्राम गुणित केल्विन। फिर अगला मेयर का संबंध Cp माइनस Cv बराबर। हाँ, अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर लिखो। अगला प्रश्न लिखेंगे, एक शब्द में उत्तर लिखो। लिख लिया तुमने, एक शब्द में उत्तर लिखो। मैं मिटा दूं इसको, देखो अगला, एक शब्द में उत्तर लिखो। एक शब्द में उत्तर, देखो एक शब्द में उत्तर कैसे। पहला वाला क्या है, फर्स्ट 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखो। तो 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी, कैसे लिखाई थी। 1 कैलोरी ऊष्मा, 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है, या ऐसा लिखेंगे, शुद्ध 1 ग्राम जल का, शुद्ध 1 ग्राम जल का ताप कितना, हाँ 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या कितना लिख सकते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। नहीं समझ में आया। अरे 1 कैलोरी की परिभाषा सबको याद हो गई। ऊष्मा गति की का शून्य वाली है। दूसरा फिर लिखा देते हैं, ऊष्मा गति का
कौन सा नियम? शून्यवा नियम। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे शून्यवा नियम? मैं मिटा दूं इसको ऊपर वाले को। देखो शून्यवा नियम कैसे लिखेंगे? दो निकाय या दो निकाय, दो निकाय, कितने निकाय? क्या है? कुछ हुआ? दो निकाय अलग 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 तीसरे निकाय के साथ, तीसरे निकाय के साथ उष्मीय साम्य में है, उष्मीय साम्य में है तो दोनों निकाय भी एक दूसरे के साथ किसमें होंगे? उष्मीय साम्य में होंगे, साम्य में होंगे। इसका चित्र भी बना दे ऐसा। ये अपना निकाय है, एक ये ए निकाय है, यहाँ कुचालक दीवार आ रहा है ऐसे, ये बी निकाय है और ये दोनों है एक कुचालक प्लेट की सहायता से इस तीसरे निकाय के साथ उसमें शामिल है। यहाँ ए बी सी ऐसा बना करके बता देंगे तो आ जाएगा। फिर मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसे है? अगला प्रश्न। आज मैंने कल होमवर्क किया था, इसके पीछे भाग गए। कोई बात नहीं, कल आने दो, कल और जोर से डांट के पूछो होमवर्क किया कि नहीं। बिना होमवर्क के क्लास में नहीं आने, वहाँ दरवाजे पे पूछता होमवर्क किया कि नहीं। और ये भी नहीं दरवाजे पर, रस्ते में भी पूछ लेता हूँ, तीनों से पूछो आप क्यों है ना? पूछा था ना होमवर्क किया कि नहीं किया। मैं क्लास में नहीं, आपको जहाँ मिल जाए वहीं पूछ लेंगे होमवर्क किया कि नहीं किया। ला काफी नहीं बता, हमारा काम ही पढ़ाना है। स्कूल में क्या काम करते हैं? अगर वही काम अच्छे से नहीं करते तो भाई डिग्री बेकार है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है ना। हमें सरकार वैसे इसी बात पे दे रही है बच्चों में अच्छे गुण उत्पन्न करना, नियमित बनाना और अच्छी शिक्षा देना, है ना। यदि कोई गलत रास्ते पे जा रहा तो सही रास्ते पर ले जाना। मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? देखो बच्चों कौन सी है? है ना। एक मोल वस्तु का ताप एक मोल गैस का ताप, ऐसा गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है ना बच्चों। सी बराबर कितना लिखेंगे? डेल किलो पान डी किलो पान डी टी। देखो हो गया। अगला ऊष्मागति अवस्था के रूप में संबंध बताने वाला समीकरण लिखो। ऊष्मागति की अवस्था समीकरण में ऊष्मागति की चरों में संबंध दर्शाने वाला समीकरण लिखिए।
संबंध बताने वाला समीकरण लिखिए। तो बच्चों कौन कौन से ऊष्मागतिकी की तरह, देखो ऊष्मागतिकी की तरह, हाँ ऊष्मागतिकी की तरह कौन कौन से, ताप P, दाब P तथा आयतन कौन सा है V, है ना। और इसमें संबंध दर्शाने वाला समीकरण, इसमें संबंध बताने वाला समीकरण बोलो, PV बराबर nRT। आदर्श के समीकरणों का अवस्था समीकरण हो गया, नहीं हुआ। अगला प्रश्न क्रमांक 3 बेटा दो, प्रश्न क्रमांक कौन सा, छठा नहीं है 3, ये तो एक वर्ड थे ना 5, 4 एक वर्ड 4। अब सही विकल्प चुनो। प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न, पहला है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन चुनो, चक्रीय प्रकरण। देखिए इसने क्या लिखा, चक्रीय प्रकरण में क्या लिखा हमने, चक्रीय प्रकरण में नंबर 1 आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन सा होता है, शून्य होता है। समझ में आ रहा है। बी वाला क्या दिया, बी लिखा उसने अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। किए गए कार्य के कैसी होती है, बराबर होती है। अब इसके नीचे 4 ऑप्शन है। उसने पहला ऑप्शन क्या लिखा, उसने लिखा है ए बी दोनों सत्य, नहीं हाँ ये तो ए बी, हम सॉरी इसका सी ऑप्शन देखिए, ए और बी सत्य है। और सी डी क्या लिखा उसने, दोनों असत्य, दोनों क्या है असत्य। कौन सा राइट है, ये वाला सी वाला, ए और बी दोनों होगा। चक्रीय प्रक्रम के अंदर दोनों होता है, उसके द्वारा ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है और किया गया कार्य उसके दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। अगला देखो संबंध, दूसरा, ये तो पहला था, दूसरा क्या है संबंध। संबंध में लिखा P की पावर गामा बराबर नियतांक, ये लिख रखा नियतांक। उसको ये गामा मिलाने का उसने आर लिख दिया, अपने कोई घबराने वाली बात नहीं यार। उसने लिखा इसमें से किसका मान है, Cp नियतांक में, तो ये आगे लिखा आर है। तो बच्चों देखो Cp माइनस Cv, सेकंड दे दिया Cp बटा Cv, थर्ड देखिए Cp डॉट Cv, और फोर्थ देखिए नॉन ऑफ दिस। कौन सा करेक्ट था, ये सेकंड वाला। कौन सा है, सेकंड वाला। अब निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। बच्चों ये प्रश्न अगर ऐसे पूछ ले कि निम्न में से यहाँ जल लिख दे तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। किसकी होती है, यहाँ इसमें जो दे रखा है उसमें से तांबे की सबसे ज्यादा। समझ में आ गया। तो लास्ट ये तीसरे का आंसर क्या होगा, तांबा। तुम लिख लोगे, इसको कर लोगे ना। निम्न में से सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होगी, तांबे की। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न लिखा उसने कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखो, इसके आधार पर समतापी प्रक्रम, मृदोष प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम को समझाइए। प्रश्न नंबर पहला है ना, जो 3 नंबर में आने वाला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखो। प्रश्न लिखे आपने अपने यही, अपन ने कल छोड़ा था भी यहीं पे, अपन यही पढ़ रहे थे इसको। क्या लिखा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखो।
तथा इसके आधार पर किस किस को समझाना है? समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्री प्रक्रम को समझाइए। अब इधर समझना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। जैसे ये निकाय है बच्चों, क्या है ये? और इनको मैं क्या दे रहा हूँ? डेल क्यू ऊष्मा दे रहा हूँ। कितनी ऊष्मा दे रहा हूँ? ये जो ऊष्मा डी क्यू ऊष्मा दे रहा हूँ, ये जो ऊष्मा दी जाती है ये निकाय द्वारा किए गए कार्य। एक तो क्या करेगा निकाय? कार्य करेगा। एक इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दोनों के योग के बराबर होती है। यही किसका नियम है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। पहले हमें बोर्ड लिखना है, ऐसे इसे थ्योरी भी लिखना है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का मान उसके द्वारा किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। इसे ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। लिखो, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा किए गए कार्य के बराबर होती है। कार्य के योग के बराबर, योग की है ना, योग के बराबर होती है। ठीक है ना। अब नीचे से यदि किसी निकाय को डेल क्यू ऊष्मा दी जाती है, यदि किसी निकाय को डेल क्यू ऊष्मा दी जाती है, यदि किसी निकाय को कितनी ऊष्मा दी जाती है? डेल क्यू ऊष्मा दी जाती है, तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना है बच्चों? डब्ल्यू। वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी है? बी। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हो गया है? अरे समझ में आ गया? डी यू यू बी नहीं है। अब आगे क्या लिखना है? और आगे क्या लिखना है? कौन से प्रक्रम से? आप लिखो समतापी प्रक्रम। क्या लिखना है? समतापी प्रक्रम। इधर देखो, किसे कहते हैं? ऐसा प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहता है। लिखो, ऐसा प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन के दौरान निकाय का ताप कैसा रहता है? निकाय का ताप स्थिर रहता है। मतलब क्या है? बोलो। निकाय का ताप स्थिर रहेगा तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो फिर कितना आ जाएगा? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है ना? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यार डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? डी डब्ल्यू। आया? अरे आया नहीं? अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है।
अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा का मान उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। हो गया? अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा का मान उसके द्वारा किए गए कार्य के कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? अगला देखिए कौन सा है? रुद्धोष्म प्रकरण। यहाँ समझा कि प्रकरण लिखेंगे, कैसा लिखेंगे? किसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रकरण? ऐसा प्रकरण जिसमें या तो ऊष्मा बाहर जाने देता है कार्य ऊष्मा लिखो। ऐसा प्रकरण जिसमें अवस्था परिवर्तन के दौरान बाहर की ऊष्मा न तो अंदर आने दे, नहीं अंदर की ऊष्मा बाहर जाने दे। अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं, वैसा लिखो है। ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, कौन सा प्रकरण कहलाता है? रुद्धोष्म प्रकरण कहलाता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? मतलब dq बराबर 0। अरे ऊष्मा ही आदान प्रदान नहीं होगी तो dq 0 होगा ना? अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq बराबर कितना? du प्लस dw। अब 0 बराबर कितना? du प्लस dw। क्या dw बराबर कितना बच्चों? माइनस du। है ना? अब क्या लिखेंगे? जैसे जो आप मोटर वो साइकिल का टायर फटता है ना, फटता है कैसे फटता है? पहले तो विचार करो। धूप में रख देंगे, रखेंगे तो वो फट जाएगा, और जहाँ फटेगा वहाँ हाथ लगाएंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। कैसा लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि उसने जो फटने में कार्य किया है उसकी आंतरिक ऊर्जा में किसके बराबर हुआ? कमी के बराबर। उसके अणु की गति कम हो गई वहाँ, इसलिए तो ठंडे हो गए। यहाँ लिखेंगे अर्थात रुद्धोष्म प्रकरण में किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ये कमी के बराबर होता है। लिख लिया? नहीं आया? देखो बी वालों को सिर्फ प्रॉमिस के साथ किया है। एक भी बच्चा ठीक है, कोई भी क्लास में कोई भी स्टूडेंट है जो इस प्रश्न बैंक को हल कर लेता है 100 में 100 नंबर आएंगे, है ना? 70 में से 70 मतलब 100% नंबर। प्रैक्टिकल अलग है, कुछ नहीं करना, बस इसको हल करना। मैं रोज आपको एक एक चैप्टर का हल कराने की कोशिश करूँ। आप घर जाके उसको दूसरे दिन याद कर लें और अच्छे से लिख लें। बस लिख के और बार बार पढ़ें। जब पेपर हो तो देख लेंगे तो हो जाएगा आसान। देखो 20 नंबर की तो आप देखिए, छोटे छोटे प्रश्न ऐसे आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं। अगला तीसरा देखिए कौन सा है? जैसा प्रकरण में अवस्था परिवर्तन के दौरान, ऐसा तो लिखना ही। देखो ये गिनती कर रहे हैं, ये तो ऐसा कैसे लिखा हुआ है? हाँ, लिखा है अवस्था परिवर्तन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। क्या कहलाता है? साइक्लिक चक्रीय प्रक्रम। अब साइक्लिक प्रक्रम में क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है? देखो चक्रीय प्रक्रम में उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि शून्य होती है, du बराबर 0,
है ना। du बराबर कितना रहेगा, चक्रीय प्रक्रम में उसकी आंतरिक ऊर्जा प्रति शून्य, तो यहाँ हुई 0 बराबर du प्लस डी, सॉरी अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से du बराबर कितना, du प्लस डी डब्ल्यू, तो du बराबर कितना रहेगा, अर्थात निकाय द्वारा किया तो दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। हो गया, हमने कर लिया। अगला प्रश्न, भगवान अर्थात निकाय द्वारा निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, कारण स्पष्ट कीजिए। क्या लिखा है, कारण स्पष्ट करो। क्या कारण स्पष्ट करना है, ऐसे कारण स्पष्ट करो। क्या है कारण, इसमें दो प्रश्न, ये वाला बता रहा हूं। भिन्न भिन्न ताप, क्या लिखा आपने, भिन्न भिन्न ताप कौन कौन से हैं, T1 और T2 ये दो पिंड, ये दो पिंडों को ऊष्मीय संपर्क में रखा गया, ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं कि उसका अंतिम ताप की हो, तो आवश्यक नहीं है कि उसका अंतिम ताप कितना हो, T1 प्लस T2 अपान 2 ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, देखो इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि ये दो वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान कितना है, विशिष्ट ऊष्मा और ताप, फिर ये M2 ये भी है, इन दोनों को संपर्क में रखा तो ताप कितना है, वैसे ताप नहीं हो गया, समझ ना, ऐसा बना लोगे, बना लिया। अब क्या मिश्रण के नियम से हम जानते हैं, किसके नियम से, मिश्रण के नियम से। क्या लिखेंगे, एक की विशिष्ट ऊष्मा एक के द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर बी द्वारा दी गई ऊष्मा, तो ठीक है ना, एक के द्वारा दी गई। अब यहाँ इसकी ऊष्मा कितनी आ गई, M1 S1 T1 माइनस T, ठीक है, बराबर कितना रहेगा, M2 S2 और T माइनस T2, क्योंकि T2 का ताप कम है। अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अब क्या करेंगे, औसत खोल देंगे, M1 S1 T1 माइनस M1 S1 T बराबर M2 S2 T माइनस M2 S2 T2। यहाँ इधर ऐसा करो, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2। मैंने क्या किया, इनको आगे ले लिया, इसको पीछे ले लेंगे। क्या है, M1 S1 T प्लस M2 S2 T, ठीक है। क्या क्या बात समझ में आ गया। अब माना दोनों के द्रव्यमान अभी तो समान नहीं है यार, तो यहाँ MS बराबर M2 S2 बराबर क्या मान लिया
ms मान लिया ना। इधर देखना बच्चों, यहाँ ms यहाँ रखा हूँ, इधर देखो थोड़ा यहाँ रखें, ms T1 प्लस ms T2 बराबर ms T प्लस ms T। तो यहाँ ms कॉमन ले लेंगे, T1 प्लस T2, यहाँ से ms 2 ms T आ जाएगा, तो यहाँ से T बराबर ms T1 प्लस T2 अपॉन 2 ms T। तो ये इससे कट गया, तो T बराबर कितना है, T1 प्लस T2 अपॉन 2 आ गया। कौन सा T बचा, दोनों जोड़ेगा तो कैसे देगा, ms T प्लस ms T, तो दोनों जोड़ेगा 2 ms T मिल जाएगा। हाँ तो हाँ, ये T को भी इधर गया, ये T नहीं है, ये T तो कॉमन, ये कॉमन नहीं है। अब देखो यहाँ देखेगा, ये आवश्यक नहीं, नीचे लिखना है, ये आवश्यक नहीं है दोनों का ताप औसत ताप के बराबर हो, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हमने माना हो तो ये आवश्यक नहीं है कि दोनों के ताप कैसे हो, समान हो। सॉरी, दोनों के ताप औसत ताप में क्या लिखा है फिर से, ये आवश्यक नहीं है कि दिया गया कथन सत्य हो, ऐसा लिखा, दिया गया कथन सत्य हो, क्योंकि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, इसलिए थोड़ी कहा था द्रव्यमान समान हो तथा दोनों की विशिष्ट ऊष्मा भी भिन्न भिन्न हो सकती है, तथा दोनों की विशिष्ट ऊष्माएं भी भिन्न भिन्न हो सकती है। इसको अंडरलाइन करेंगे, ये जो लास्ट में, ठीक है ना, हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न क्या, एक और कर लो, फिर इसका बाकी बचा हुआ कल करेंगे, कल मतलब क्या। अगला प्रश्न क्या है, कार को चलाते चलाते उसके टायर में वायु दाब बढ़ जाता है, क्यों। जैसे बहुत समय तक, लंबे समय तक कार को चलाते रहते हैं तो उसका वायु दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्यों। देखो, टायर तथा सड़क के मध्य घर्षण के कारण क्या लिखेंगे, देखो टायर तथा सड़क के मध्य घर्षण के कारण, घर्षण के कारण टायर के अंदर का दाब, टायर के अंदर का दाब, टायर के अंदर भरी गैस का ताप है ना, टायर के अंदर भरी गैस का ताप बढ़ जाता है। टायर के अंदर भरी गैस का ताप बढ़ जाता है तथा चार्ल्स के नियम के अनुसार, तथा चार्ल्स के नियम के अनुसार P समानुपाती थी, पता है P समानुपाती थी मतलब क्या है, दाब किसके समानुपाती होता है, दाब है ना। P समानुपाती थी से टायर के अंदर का दाब बढ़ जाता है, टायर के अंदर भरी गैस का दाब बढ़ जाता है। ठीक है,
जल्दी है क्या है? अगला कराए, पढ़ा दे। चलो बहुत अच्छी बात है, तो मेरे को भी बढ़िया रहेगा, ये पूरा यूनिटी करवा देंगे। अगला देखो, सिद्ध करो कि CP माइनस CV बराबर R। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेयर का समीकरण लिखो, सिद्ध करो या CP माइनस CV बराबर R। जिसको जाना है वो जान सकता हो। तो मेरे को पढ़ना है, सब पूरा हल करना है, वो हल करा देते हैं। क्या लिखा? सिद्ध करो कि CP माइनस CV बराबर R। इसको मेयर का समीकरण लिखो तथा सिद्ध करो, ऐसे भी पूछते हैं। यही हमारा मेयर का समीकरण। इसका समीकरण है, आप लिखेंगे। तो माना किसी गैस को नियत आयतन, माना किसी गैस के 1 मोल, ऐसा लिखो, माना किसी गैस के 1 मोल को, हाँ 1 मोल, माना किसी गैस के 1 मोल को स्थिर आयतन पर डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूज हुआ दी जाती है, तो उसके ताप में वृद्धि कितनी हो जाती है? तो dt हो जाती है। अब यह लिखिए dq बराबर CV dt। लिखते हैं 1 मोल है तो इनका तो मान 1 हो गया, और कितना गया CV। अब आयतन कैसा है? स्थिर है। आयतन कैसा है? हमने कार्य को कैसे परिभाषित किया था? कार्य किसे कहते हैं? वन और विस्थापन के गुणनफल। अब आयतन स्थिर है तो उसमें विस्थापन तो हो ही नहीं रहा, मतलब गैस द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। अरे भाई जैसे ये अणु है, हमने कहा कि इसमें अपने कितने ही ऊष्मा ले ली, और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? शून्य। तो देखो स्थिर आयतन पर गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। स्थिर आयतन पर गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य होगा तो कितना रहेगा? dw बराबर यह समझ में आया? अब ऊष्मा गति के लिए प्रथम नियम, ऊष्मा गति के कौन से नियम से? प्रथम नियम से। क्या है प्रथम नियम? dq बराबर dq प्लस dw। देखो मान रखते हैं dq का मान है CV dt बराबर du प्लस, तो हमारे पास du बराबर कितना गया? CV dt। इसको समीकरण A बोलेंगे, देखो ये अलग अलग बोलेंगे। इसको समीकरण क्या बोले? A, कैपिटल A। सबको समझ में आ गया? अरे सबको समझ में आया? बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। पर अब क्या लिखेंगे? फिर वापस, माना किसी गैस के 1 मोल को स्थिर दाब पर, किस पर? स्थिर दाब पर dq ऊष्मा दी जाती है, तो उसके ताप में वृद्धि dv हो जाती है। तो यहाँ कितना जाएगा? CV dt। माना किसी गैस के 1 मोल को स्थिर दाब पर dq ऊष्मा दी जाती है, तो उसके ताप में वृद्धि कितनी हो जाती है? dt। कितनी हो जाती है? dt। तब dq बराबर कितना लिख देंगे? CP dt। लिख दी CP dt। अब स्थिर दाब आगे लिखिए, यहाँ तक CP dt
समीकरण इसको 2 दे दो। अरे इसको समीकरण कौन सी कहते हैं? अब या इसको स्थिर दाब पर गैस द्वारा किया गया कार्य, देखो dW बराबर कितना, दाब तो स्थिर है तो आयतन में थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी, dW बराबर P dV। ठीक है, अब देखो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम du प्लस, देखो बच्चों इधर देखना, 2 इसको 3 दे देना। समीकरण A यहाँ लिखना, समीकरण कौन सी बोला था अपने? A, फिर 2 बस 3 का मान रखने पर, मान रखने पर रखेंगे तो dQ का मान कितना है? Cp dt। अरे एक नहीं है, Cp dt है। du का मान A में कितना लिखा था? Cv dt, एक नहीं है। और dW का मान कितना है? P dV है। अरे समझ में आया? अब इसको आगे ले लो, Cp माइनस बराबर कितना? P dV। क्या किया मैंने? इसका पक्षांतर कर दिया, dt वालों को एक तरफ कर लिया। अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, Cp माइनस Cv, और ये कितना है बराबर कितना? इसको समीकरण 4 दे दो। समीकरण 4 तक सबको आ गया। अब देखो 1 मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण, 1 मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण से क्या है वो? Cv बराबर, ये तो एक हो गया, Pv बराबर एक नहीं बोलेंगे RT, एक बोला गया। अब यहाँ पर दाब स्थिर रखकर के ये दाब में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन करेंगे, P dV बराबर कितना है? RdT। इसको 5 समीकरण, तो 4 और 5 से देखो समीकरण कौन कौन सी से? RT, आदर्श गैस समीकरण Pv बराबर RT होता है ना। अब इधर देखना बच्चों, 4 और 5 से Cp माइनस Cv, और कितना लिखा? dt बराबर R dt, dt से dt कर देंगे तो Cp माइनस Cv बराबर कितना गया? और यही इसका समीकरण है, मेयर का समीकरण हो गया। इसमें 1 या 2 प्रश्न और बचे हुए हैं जो बहुत सामान्य से प्रश्न है। देखो प्रश्न में पढ़ता हूँ तुम्हारे पास, एक तो समतापी प्रक्रम और उद्दोष प्रक्रम में अंतर लिखो। तो कल करा देंगे, ज्यादा हो जाएगा तो अध्ययन में लग जाएगा। जो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैंने पढ़ाया है इसको पूरा पूरा याद कर ले। कल का होमवर्क भी यही है, मंडे के दिन सबको याद करके लिख के लाना है। आप भी को छोड़ करके प्रश्नों, और आप भी पूछो आने के लिए यही क्या याद किया, कर लोगे ना यार? थैंक यू। और पूरा पूरा याद करेंगे, नहीं समझ में आए तो फिर आप मेरे से बाद में भी बात कर सकते हैं। ठीक है।